खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में दैनिक समसामयिकी की रिवीजन क्लास में आप सारे लोग निश्चित रूप से शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, यहां से आपको निश्चित ही लाभ होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहां देखिए दो शब्द और दिया गया है, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी न सोचो यारो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मतलब आपको अपने संकल्प को लेकर दृढ़ रहना है, निश्चित ही आप सफल होकर आएंगे। इसी क्रम में आप शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, यह सेशन आपके लिए लाभकारी होगा। आइए पहले प्रश्न के रूप में हम लोग देखें। यहां देखिए पहला दिया गया, हाल ही में चर्चा में रहा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, इसका नाम क्या है? स्पार्क का संबंध किससे है? तो ये इसरो से संबंधित है और इसरो के किए गए अनुसंधान, प्रक्षेपण और यहां से महत्वपूर्ण जो अनुसंधान है उनका एक म्यूजियम के रूप में इसे बनाया गया है और ये आने वाली पीढ़ी के लिए लाभकारी सिद्ध हो। साथ ही साथ अगर हम इसरो के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कहां है? बेंगलोर में है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो शोभनाथ जी इसके प्रमुख हैं। ये सारे प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम बात करें यहीं पर दूसरे प्रश्न के, हाल ही में विश्व संस्कृति दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? तो 12 अगस्त को मित्रों विश्व संस्कृति दिवस के रूप में मनाया गया और सभी भाषाओं की जननी के रूप में किस भाषा को जाना जाता है? तो संस्कृत को जाना जाता है। साथ ही साथ 12 अगस्त से आपको याद रखना है मित्रों, 12 अगस्त से विश्व युवा दिवस या इसी को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो ये मलेशिया और भारत के बीच में उदार शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अब यहां युद्धाभ्यास से प्रश्न है, तो हाल ही में हम लोगों ने बात कर रखा था हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और चीन के बीच में। जबकि हम बात करें स्लिनेक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में होता है। जबकि हम यही बात कर लें वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार युद्धाभ्यास होता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो कौन चुनी गई है? तो ये मरीना तबस्सुम है। ये किस देश से संबंधित है? इसको भी ध्यान रखिए, ये बांग्लादेश से संबंधित है। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है मित्रों? ढाका है। साथ ही साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जी जो हैं ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और एसडीजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख हसीना जी को। और अगर हम बात करें बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास किन किन के बीच में होता है? तो वो बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो यहां हमारा जो सही है, शशि थरूर जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब सबसे पहले हम जाने कि फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? लीजन ऑफ द ऑर्डर, लीजन ऑफ द ऑर्डर जो है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है और ये शशि थरूर जी को दिए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ यह इस पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लता मंगेशकर जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें शशि थरूर जी से, तो इनकी एक कृति है एन इरा ऑफ डार्कनेस और अंग्रेजी भाषा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, अत्यंत महत्वपूर्ण, लंगिया बीमारी का प्रसार किस
देश में देखा गया? तो चीन में देखा गया लैंगिया बीमारी, और इसके जो डीएनए है ये चूहों में पाए गए हैं। साथ ही साथ ये जानवरों में फैलने वाली बीमारी है। मतलब यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि लैंगिया बीमारी जो है ये मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी नहीं है। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखें। अगला है, हाल ही में पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का प्रारंभ किया जाएगा। कहां से प्रारंभ किया जाएगा? तो यहां नई दिल्ली से प्रारंभ किया जाएगा। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। अगर हम बात करें दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 70 सीटें हैं। अगर बात करें लोकसभा की तो 60 सीटें हैं। अगर हम बात करें यहाँ उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री के रूप में कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहे ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये उत्तराखंड यहां सही होगा मित्रों, और ये मूल जो इनका जन्म स्थल है ऋषभ पंत का वो भी उत्तराखंड है। अब यहाँ उत्तराखंड राज्य ने इन्हें दोबारा, पहले इनको एक बार पहले भी उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, अब दोबारा इनको फिर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। अगर यहां के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी जी हैं। अगर हम बात कर लें यही उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रीतू खंडूरी जो हैं ये पहली विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला देख लें, हाल ही में युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन कहां प्रारंभ किया गया? तो यहां नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया। अब यहां से आपको ध्यान देना है कि युवा संवाद @2047 का कार्यक्रम आयोजन नई दिल्ली से किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है आजादी के 100 साल का सेलिब्रेशन है। साथ ही साथ युवाओं में राष्ट्र भावना को जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा भारत और पाकिस्तान में संयुक्त सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक किसे बनाया गया? तो यहां देखिए गुइलेमो पाउलो रियोस। ये किस देश के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंटीना के हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस दौरान दोनों देशों के बीच में आपसी समझौते के लिए एक समिति का, यूएन के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, खास करके कश्मीर को लेकर, क्योंकि दोनों देशों का विवाद जो है वो पाकिस्तान को लेकर है। इसी समझौते के लिए एक यूएन के द्वारा एक सभा गठित की गई थी। उसी सभा के अध्यक्ष के रूप में गुइलेमो पाउलो रियोस को नियुक्त किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस राज्य में नेशनल क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो यहां पर सही जो हमारा विकल्प है यह उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। अब आपको उत्तराखंड से कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसका नाम पहले क्या था? तो हैली नेशनल पार्क था, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यही लाइकेन पार्क, पॉलिनेटर पार्क भारत में सबसे पहले किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। अगर हम यही बात कर लें कि
प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति किस राज्य में लागू किया गया? तो उत्तराखंड राज्य द्वारा लागू किया गया। अगले प्रश्न के रूप में हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पदांग, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? तो ये सिंगापुर होगा। और सिंगापुर की राजधानी क्या है मित्रों? सिंगापुर सिटी जो है इसकी राजधानी है। अगर हम बात करें नेताजी से, तो नेताजी नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को किसने संबोधित किया था? तो रूडोल्फ हिटलर ने संबोधित किया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया गया था। अगर हम यही बात कर ले, त्रिपुरी संकट का संबंध नेता सुभाष चंद्र बोस जी से है और इनके द्वारा पट्टाभ सीतारामैया को पराजित किया गया था नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये कब हुआ था? ये इनको 1939 ईस्वी में 52वां अधिवेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें पट्टाभ सीतारामैया जी पराजित हो गए थे सुभाष चंद्र बोस जी से। साथ ही साथ उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और यहां पर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां से किया था? तो ये सिंगापुर के पदांग से ही आजाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी। साथ ही साथ आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया। यहां थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, 1938 त्रिपुरी संकट 1938 में आयोजित किया गया था। इसी क्रम में आइए अगला देख लें। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के अंतर्गत सबके लिए आवास योजना कब तक बढ़ा दिया गया? तो दिसंबर 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया। अब यहां यह देखना है कि योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 25 जून 2015 को यह योजना प्रारंभ किया गया था। इसी को आगे बढ़ा दिया गया दिसंबर 2024 तक के लिए। साथ ही साथ याद रखना है जनधन योजना, साथ ही साथ याद रखना है मेक इन इंडिया योजना। यह कब प्रारंभ किया गया था? 2014 में प्रारंभ किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में, उज्ज्वला योजना 2016 में। ये सारी योजनाएं निरंतर पूछी जाती हैं, आपको याद रखना है। हाल ही में फुटबॉल का सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यहां पर ध्यान रखना है कि सुपर कप का खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है और इसमें उप विजेता कौन रहा है? तो फ्रैंकफर्ट रहा है। अब यहां फुटबॉल से बात हो रही है तो आपको याद रखना है कि फीफा विश्व फुटबॉल कप का आयोजन 2022 का कहां किया जाएगा? तो दोहा कतर में आयोजित किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विलियम रूटो ने किस देश के राष्ट्रपति के चुनाव को जीता है? तो यहां पर देखिए, यहां जो सही हमारा है, केन्या के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है किसने? विलियम रूटो ने। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी है और यहीं पे UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को कहा जाता है, जो कि 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था। इसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहां बुलाई जाएगी? तो यहां देखिए, ये बैंकॉक में बुलाई जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि 8वीं का आयोजन कहां हुआ था? तो 8वीं का आयोजन नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहां 9वां जो है बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। ये किस देश की राजधानी है? ये थाईलैंड की राजधानी है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि बैंकॉक किस नदी के तट पर स्थित है? तो चायो फ्रायो नदी के तट पर स्थित है बैंकॉक। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित किया गया? तो यहां देखिए 2 संस्थाएं हैं, इनको याद रखना है। IIT
IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दो संस्थाओं के द्वारा भारत का पहला 3D कार्निया विकसित किया गया। अगले प्रश्न के रूप में हाल ही में चर्चा में रही गार्डा झील, अगर आप याद कर पा रहे हो तो हम लोगों ने विस्तार से गार्डा झील के बारे में बात किया था, क्योंकि इटली में सूखा के कारण जो पो नदी है उसका जल स्तर निरंतर घटने के कारण गार्डा झील की जो पानी है वो पो नदी में डाला गया, जिसके कारण इसका अस्तित्व खतरे में आ गया। इसी कारण यह चर्चा में रही। और इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। अगर बात करें दोस्तों इटली की राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी रोम है। FAO का मुख्यालय कहां है? रोम में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। आइए इसी क्रम में आगे बढ़े। यहां देखिए अगला है, हाल ही में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो राजनाथ सिंह जी द्वारा दुर्गादास राठौर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। यह कहां किया गया? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका अनावरण किया गया। इनकी मूर्ति अष्ट धातुओं से बनी हुई है। कितनी फीट ऊंची है? तो 12 फुट की इसकी ऊंचाई है। अगर हम बात करें मूर्तियों से मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, BR अम्बेडकर जी से संबंधित है। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये कहां स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, संत रामानुजाचार्य से संबंधित है। अगर हम बात करें स्टैच्यू ऑफ पीस, तो ये जैन मुनि से संबंधित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर हम बात कर लें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है और ये नर्मदा नदी सरदार सरोवर डैम पर स्थित है। आइए इसी क्रम में देखिए अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये मलेशिया में किया जाएगा। और इसका आयोजन होता भी कहां है? मलेशिया में होता है। अगर इससे पहले जो आयोजन हुआ था उसके विजेता टीमों की बात करें मित्रों, तो उसमें विजेता टीम कौन रहा? तो उसमें दक्षिण कोरिया जो है मित्रों, यह विजेता टीम रही, जबकि अपना प्यारा भारतवर्ष जो है उपविजेता, भारत जो है इसमें उपविजेता के रूप में रहा है। इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के कितने नए रामसर स्थलों की सूची की घोषणा की गई? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको जरूर याद रखना है, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कितने नए स्थलों को, तो 11 नए स्थलों को चिन्हित किया गया। टोटल भारत में पहले कितने थे? 64 आर्द्र भूमियां थी, 11 और नए जुड़ गए, तो अब कितनी हो गई? 75 हो गई। अगर हम बात करें जो 11 नए जुड़े गए हैं, ये कहां से जुड़े गए हैं? तो तमिलनाडु से 4 जोड़े गए हैं, और उड़ीसा के से 3 जोड़े गए हैं, जम्मू कश्मीर से 2 जोड़ा गया है, और मध्य प्रदेश से मित्रों 1 जोड़ा गया है, और महाराष्ट्र से 1 जोड़ा गया है। ये टोटल 11 आर्द्र भूमियां जोड़ी गई हैं। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि के दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसे रामसर स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण होता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। इसका संबंध किस नदी से? तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया। अब चिनाब नदी किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। चिनाब से आपको याद रखना है सलाल विद्युत परियोजना, बगलिहार विद्युत परियोजना, रटले विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। चिनाब नदी का उद्गम कहां से है? बाड़ालाचा दर्रा से है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला पहला देश बना? तो ये स्कॉटलैंड है मित्रों। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग जो है ये स्कॉटलैंड की राजधानी है। आप याद कर पा रहे हो तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों में सबसे ऊपर या सर्वश्रेष्ठ शहर कौन चुना गया था? तो स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग चुना गया था। अगर हम बात कर लें, हाल ही में कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का आयोजन कहां किया गया था? तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा दूसरे नए उत्तर पूर्व ओलंपिक का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह मेघालय में किया जाएगा। अब यहां देखिए दिया गया दूसरा, तो आपको मित्रों याद रखना है पहला कहां हुआ था?
फर्स्ट कहां हुआ था, तो ये मणिपुर में इसका आयोजन किया गया था। और दूसरा कहां किया जाएगा, मेघालय में किया जाएगा। अब मेघालय की राजधानी क्या है मित्रों, इसकी राजधानी शिलांग है। आपको ध्यान रखना है चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है मेघालय के शिलांग में मनाया जाता है। ओलंपिक की बात करें तो विश्व ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाया जाता है, 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 ईस्वी में ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा एक विधायक एक पेंशन योजना लागू किया गया, तो ये पंजाब के द्वारा लागू किया गया। अब यहाँ पंजाब में किसकी सरकार है या यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान जी हैं, और अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। अब पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किससे संबंधित है, तो पंजाब राज्य से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आइए अगले प्रश्न के रूप में देखें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई। अब यहाँ दिवस से है तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये 2021 से प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ 2021 से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की गई। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही साथ 16 जनवरी के बारे में बात करें तो स्टार्टअप दिवस, और 16 मार्च को टीकाकरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 2021 से किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में चर्चा में रहा T20 मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ड्रेवन ब्रेवो बने हैं। ये कहां के खिलाड़ी हैं, ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कितने विकेट प्राप्त किए अभी तक, सर्वाधिक 600 विकेट इन्होंने प्राप्त किया है, और दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट T20 मैचों में विकेट लेने वाले क्रिकेटर बने हैं। अगर हम बात करें अन्य प्रश्न के रूप में कि हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा 5वां हाथी अभयारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की गई, तो मित्रों यहां ध्यान रखना है इसका सही आंसर जो हमारा होगा तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। अगर हम बात करें भारत में टोटल कितने हाथी अभयारण्य हैं, तो 32वां हाथी अभयारण्य जो है ये कौन सा है, ये तमिलनाडु का है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और भी है, प्रोजेक्ट हाथी बचाओ योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट हाथी बचाओ योजना प्रारंभ किया गया। स्थल पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो ये हाथी है जो स्थल पर सबसे बड़ा है। और अगर यही जल में पूछा जाए तो ब्लू व्हेल है, जिसके नीली व्हेल के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, हाल ही में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये शेयर व्यवसायी थे, और इन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता था। यह शेयर मार्केट का राजा के नाम से किसे जाना जाता था, तो राकेश झुनझुनवाला को जाना जाता था। आकाशा एयरलाइन का संबंध किससे है, तो राकेश झुनझुनवाला जी से है, और इन्होंने मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली सेवा प्रारंभ की थी। कौन से एयरलाइंस की, आकाशा एयरलाइंस की। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला सेलाइन वाटर का मतलब लवणीय जल या समुद्र का जल से एक लालटेन बनाया गया है। इस लालटेन का नाम क्या है, तो इस लालटेन का नाम रोशनी है, और इसमें इसमें प्रयोग किसका किया जाएगा, एलईडी का किया जाएगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो लाइट एमिटेड डायोड। अगर हम बात करें यहां पर एलईडी के प्रसार के लिए कौन सी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई, उजाला योजना जो है ये एलईडी के प्रसार से संबंधित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया, तो यहाँ 83। ये किस पे आधारित है, पहले विश्व कप पर आधारित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कपिल देव से संबंधित है, और इसके बेस्ट एक्टर के रूप में किसे चुना गया है, रणवीर सिंह जी को चुना गया है। अगर हम बात करें यहीं पर हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म 68वें राष्ट्रीय फिल्म का भी घोषणा किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सर्वश्रेष्ठ
एक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो अजय देवगन और सूर्या को चुना गया है। जबकि ऑस्कर फिल्मों में अगर बात करें, ऑस्कर फिल्मों में बात करें तो कोडा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। अगर बाफ्टा की बात करें, गोल्डन ग्लोब की बात करें, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर तो कौन सी फिल्म, तो द पावर ऑफ द डॉग को बाफ्टा के द्वारा और 79वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा के द्वारा फुटबॉल संघ, किस फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया गया? तो भारत के फुटबॉल संघ को, भारतीय फुटबॉल संघ को फीफा के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसका मुख्य कारण जो रहा है, फीफा के द्वारा बताया गया कि तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि यहां पर जो भारतीय फुटबॉल संघ है इसके अध्यक्ष का चुनाव ना हो पाने के कारण, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप होने के कारण, ऐसा फीफा का मानना है कि तीसरे हस्तक्षेप के कारण इनका जो है ये रद्द कर दिया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है, अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का आयोजन जो भारत में होना था, अब इसे भी निरस्त कर दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये ब्रिटेन है। कौन सा देश है? ब्रिटेन है। अब ओमिक्रॉन वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है कंपनी? तो मॉडर्ना कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसे बूस्टर डोज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मंथन मंच, आपको ध्यान रखना है मंथन मंच का शुभारंभ किया गया, कहां से? तो भारत से किया गया। अब हम मंथन मंच से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि हमको विकास, नवाचार वैज्ञानिक तरीके से करना है, लेकिन वहां पर सतत विकास के लक्ष्यों को जरूर देखना है। और सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं मित्रों? 17 हैं। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो वंडलैंड आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसका लक्ष्य कब तक का है? 2015 से 2030 तक का 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 का आयोजन कहां से किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीणों को सैनिकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना और अपने ग्राम की स्वयं सुरक्षा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य के परसीमन की गई है, तो इनके परसीमन किस आयोग की सिफारिश पर? तो रंजना देसाई आयोग के सिफारिश पर इनका परसीमन किया गया। विधानसभा की सीटें कितनी? 90 सीटें। अगर हम बात करें उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न के रूप में, भारत पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान किसे देगा? तो श्रीलंका को देगा। डोर्नियर 228 ये किसे देगा? श्रीलंका को देगा। अब यहां से श्रीलंका से आपको ध्यान रखना है, हाल ही में श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल के कारण नए प्रधानमंत्री और नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के रूप में तो रानिल विक्रमसिंघे हैं। इसी क्रम में आइए अगला देख लें, हाल ही में खयाम उपग्रह का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो ईरान के द्वारा किया गया। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। और ये रूस के सहायता से किया गया। अगर हम बात करें यही नूर उपग्रह का संबंध किससे है? तो यह भी ईरान से है। और ईरान ने नई मुद्रा लॉन्च किया था, तो इसका नाम क्या है? टोमान है। अगर हम बात करें नूरी, आपको ध्यान रखना है नूरी का संबंध, नूरी उपग्रह का संबंध किससे है? तो दक्षिण कोरिया से है। अगर हम बात कर लें होप मिशन का संबंध किससे है? तो होप मिशन का यूएई से संबंधित है। अगला है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार 21 तोपों की सलामी में कौन शामिल हुआ? तो यहां देखिए क्या है? ATAG इसका फुल फॉर्म जो है एडवांस टार्ड आर्टिलरी गन जो है ये 21 तोपों में पहली बार शामिल हुआ। खास बात यहां ये है, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है और भारत की आन बान शान DRDO के द्वारा विकसित है और लंबी दूरी मारक क्षमता वाला ये है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है डूरंड कप का 131वां सत्र का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यहां पश्चिम बंगाल, मणिपुर और असम, इन 3 राज्यों में डूरंड कप के 131वां
का आयोजन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, संतोष कप ये फुटबॉल से संबंधित है, डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। अगर हम बात करें यही विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और पहला अंगदान किसका हुआ था तो पहला अंगदान किडनी का हुआ था और ये 1954 ईस्वी में यूएसए के जोसेफ मोरे के द्वारा किया गया था और इन्हें 1990 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर। यहां ध्यान रखना है पूर्व शिखर वार्ता का आयोजन कहां किया जाएगा तो टाइगर रेंज देश जो हैं ये कितने हैं मित्रों 13 हैं और इनकी बैठक कहां बुलाई जानी है व्लादिवोस्टॉक में बुलाई जानी है। लेकिन इसकी तैयारी को पहले से सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्व शिखर वार्ता बुलाई गई, वो कहां बुलाया गया भारत में बुलाया गया। आपको ध्यान रखना है कि विश्व के 70% टाइगर जो हैं वो भारत में हैं। अगर हम बात करें टोटल कितने हैं तो 2967 टाइगर भारत में हैं। सर्वाधिक कहां है मध्य प्रदेश में है 526। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये रिवीजन क्लास है, यहां से आपको बहुत क्विक रिवीजन के रूप में देखना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको जरूर देखिए। भारत की डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान क्या है तो 7वां है। अब यहां ध्यान देना है कि यह पूछा जा रहा है कि डिजिटल मुद्रा में भारत विश्व के 20 महान शक्तियों में किस स्थान पे है तो 7वें स्थान पे है। अब कुछ महत्वपूर्ण भारत से रैंकिंग आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर बात की जाए सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश कौन सा है तो यह अपना भारत है। अगर हम बात करें सिपरी के अन्य रिपोर्ट के अनुसार कि सैन्य खर्च में विश्व के 3 देश मुख्य कौन कौन है तो सबसे पहले यूएसए है, दूसरा चीन है और तीसरा भारत है। अगर विंड एनर्जी के बारे में बात करें कि भारत का स्थान कौन सा है तो विंड एनर्जी में भी भारत का स्थान तीसरा है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहां से प्रारंभ की जाएगी तो कोलकाता में प्रारंभ की जाएगी। साथ ही साथ किस नदी पर की जाएगी तो हुगली नदी पर प्रारंभ की जाएगी। अब आपको याद रखना है हुगली नदी पर ही क्या है हावड़ा ब्रिज स्थित है, इसी के भार वाहन को कम करने के लिए अंडर वाटर मेट्रो सेवा प्रारंभ की जाएगी। भारत में मेट्रो सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ किया गया था तो पश्चिम बंगाल या कोलकाता में प्रारंभ किया गया था। अगर पूछा जाए मेट्रोमैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो ई श्रीधरन को मेट्रोमैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में देखें अत्यंत महत्वपूर्ण टर्म है नीपम चर्चा में रहा। यह क्या है बौद्धिक संपदा जागरूकता है। इससे 2022 के अंत तक 10 लाख युवाओं को जोड़ना था, जो कि तय सीमा से पहले 15 अगस्त 2022 को ही 10 लाख युवाओं को जोड़ दिया गया और इसी कारण यह चर्चा में रही। अब यहां से एक बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी होता है यूएसए के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है भारत का स्थान कितना है तो इसमें भारत का स्थान 43वां है और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है तो इसमें यूएसए प्रथम स्थान पे है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें, 15 अगस्त 2022 को किस क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब यहां देखिए वर्षगांठ जो है ये 75वीं मतलब आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, ये वर्षगांठ हो गई, लेकिन आज स्वतंत्रता का ये 76वां था। आपको इसको ध्यान रखना है। अगर हम यही बात कर लें 15 अगस्त झंडा कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को झंडा जो है इसे प्रतीक के रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसके डिजाइनकार कौन थे तो पिंगली वेंकैया जी जो थे इसके डिजाइनकार थे। अगर हम बात करें भारत में संविधान कब लागू हुआ तो 15 अगस्त 1947 को संविधान लागू हुआ, लेकिन अगर पूर्ण रूप से पूछा जा रहा है तो यह जो है ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में चर्चा में रहा वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह रूस में आयोजन किया जाएगा। अब यहां ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे तो रूस, साथ ही साथ चीन शामिल होगा, साथ ही साथ भारत शामिल होगा, बेलारूस शामिल होगा और मंगोलिया भी इसमें शामिल होगा। आपको यहां ध्यान एक रखना है मंगोलिया के साथ
मंगोलिया के साथ कौन सा युद्धाभ्यास भारत करता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये कई बार हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। अगर हम बात करें चीन के साथ तो भारत हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास करता है। अगर हम बात करें जाइमेक्स की तो जाइमेक्स और धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना? तो ये मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो है ये कार्यात्मक रूप से साक्षर बना। अब यहां कार्यात्मक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पढ़ सके, जो लिख सके, गिनती गिन सके, उसे कार्यात्मक साक्षरता में गिना जाता है। और ये कब से ली जाती है? ये 7 वर्ष आयु के से साक्षरता को काउंट किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्त्री और पुरुष दोनों में सर्वाधिक साक्षरता है, जबकि बिहार में सबसे कम है। अगला है, अगर हम देखें हाल ही में चर्चा में रहा हर घर जल योजना। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर नोट डाउन करिएगा। का देश का पहला प्रमाणित राज्य या केंद्र शासित राज्य कौन बना? तो यहां 2 प्रश्न है। पहला तो अगर राज्य के रूप में पूछा जाए तो गोवा बना है। अगर हम यहां केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो दमन और दीव जो है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब अभी हाल ही में चर्चा में रहा है पहला प्रमाणित जिला, आपको ध्यान रखना है जिला कौन है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जो है पहला हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला है। राज्य पूछा जाए तो गोवा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दमन और दीव है। हर घर जल योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 2019 में यह प्रारंभ किया गया था। यह किस मंत्रालय की पहल है? तो जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में किस दिवस को मनाया गया? तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाज के उन व्यक्तियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जो बिना डरे अडिग होकर समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। साथ ही साथ 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब यहां 3 प्रश्न आपको याद रखना है। फोटोग्राफी में यूज होने वाला केमिकल क्या है? AgBr, जिसे क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा यूज होता है? AgI, मतलब इसको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। अगर हम बात करें चुनाव के दौरान जो स्याही लगाई जाती है वो केमिकल का नाम क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा दक्षिण कोरिया के चंगवॉन में 2022 में शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये राहुल जाखड़ हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कितने मीटर में? 25 मीटर में। जबकि यहीं पर अवनी लखेरा ने 10 मीटर में सिल्वर पदक प्राप्त किया। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अगस्त 2022 में नाबार्ड के अध्यक्ष पद के लिए किसकी सिफारिश की? तो मोहम्मद मुस्तफा की सिफारिश की गई है। और वर्तमान में नाबार्ड के प्रमुख कौन है? तो गोविंद राजू चिंताला जी हैं। अब नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुआ था। किस समिति की सिफारिश पर? तो ये शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न के रूप में अगर देखें, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा एक ऑनलाइन मार्केट प्लस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये भारतीय मत्स्य और पशुपालन केंद्रीय मंत्री हैं। आपको ध्यान रखना है मछली से संबंधित, मछली पालन से संबंधित सारी जानकारियां कहां एकत्रित हैं? तो इस एक्वा बाजार जो एप्लीकेशन है इस पे आधारित है। अगर हम बात करें मछलियों के कल्चर को या मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम ब्लेडेड फर्स्ट, सेकंड ए या सेकंड बी दिया है? तो ये मंकी पॉक्स का दिया है। अब WHO से संबंधित है तो आपको याद रखना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। अगर हम बात करें इसके प्रमुख कौन हैं, तो डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम इसके प्रमुख हैं। अभी हाल ही में WHO के द्वारा विश्व स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया किस बीमारी को? मंकी पॉक्स को। यह कहां की बीमारी है? स्थानीय नाइजीरिया की बीमारी है और इसके 2 वेरिएंट हैं, एक कांगो वेरिएंट और एक अफ्रीकी वेरिएंट। तो अफ्रीकी वेरिएंट को ब्लेडेड को सेकंड ए और सेकंड बी के रूप में इसे बनाया गया। अगला हम प्रश्न देख ले, हाल ही में चर्चा में रहे किसे लंदन में स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? तो दादा भाई नेहरूजी जी लंदन में लगभग 8 साल से अधिक वर्षों तक रहे। इन्हीं के मकान को ब्लू फ्लैग लंदन के द्वारा दिए जाने की घोषणा की गई। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार इन्होंने किया? 3 बार किया, दूसरी, 9वीं और 22वीं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, धन का निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नेहरूजी द्वारा दिया गया। पहला राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नेहरूजी द्वारा किया गया। अगर हम बात करें ब्रिटिश कॉमन हाउस में पहला भारतीय जो चुनाव जीतने वाले कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी थे। आइए इसी क्रम में हम लोग इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा पालन 1000 दिन का राष्ट्रीय अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है? तो जन्म से 1000 दिन जो है यह संबंधित है पालन 1000। इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जी हैं। जबकि राज्य स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो भारती पवार जी हैं। इनके द्वारा यह किया गया। साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है? तो बाल मृत्यु दर को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम बात करें 2014 की रिपोर्ट की, उस समय बाल मृत्यु दर कितनी थी? 45। और 2019 की बात कर लें मित्रों तो यह घट के 35 हो गई। अगर यही मातृत्व मृत्यु दर के बारे में बात करें, जो कि 113 थी और हाल ही में 10 अंकों के सुधार के साथ अब इसका मृत्यु दर जो है 103 हो गया है। सर्वाधिक बाल मृत्यु दर भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें सबसे कम मृत्यु दर कहां है? तो केरल में है। यहीं पर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR को भी ध्यान रखना है, इसमें भी सुधार हुआ है। कितने अंकों का सुधार है? 0.1 का सुधार हुआ है, जो कि पहले 2.1 था, अब कितना हो गया है? 2.0 भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया है। इस सेशन का एकमात्र ही उद्देश्य है कि सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने से गुजार दिया जाए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोबारा रिकॉल करा दिया जाए, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न गलत ना हो। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।